नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। बिहार विधानसभा चुनाव की अभी घोषणा हुई नहीं, लेकिन सियासत शुरू हो गई है। जन अधिकार पार्टी के नेता पप्पू यादव ने किसी दलित को सीएम फेस बनाने की मांग कर बिहार के राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है। निश्चित तौर पर लालू यादव जी को चाहिए इस बिहार को बचाने की, यदि उनकी ईमानदार प्रयास है तो किसी न किसी अत्यंत पिछड़े और दलितों को अपने ही पार्टी से आप नेतृत्व दीजिए। जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने विधानसभा चुनाव के पहले दलित राग आलाप कर राष्ट्रीय जनता दल को पेशोपेश में डाल दिया है। पप्पू यादव ने लालू प्रसाद से मांग की है कि वो किसी दलित चेहरे को आगे कर चुनाव मैदान में जाएं, जबकि आरजेडी पहले ये घोषणा कर चुकी है कि सीएम चेहरा तेजस्वी यादव होंगे। राष्ट्रीय जनता दल का ये निर्णय हो चुका है कि हम श्री तेजस्वी यादव जी के मुख्यमंत्री के चेहरे पर ही बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। आरजेडी ने तेजस्वी का नाम आगे कर दिया है, लेकिन महागठबंधन के बाकी दल अब तक तेजस्वी को नेता मानने को तैयार नहीं। महागठबंधन का स्वरूप, आकार और नेतृत्व ये नीतिगत मामले हैं जिस पर कांग्रेस हाईकमांड फैसला लेगा। अभी तक महागठबंधन का मुख्यमंत्री कौन होगा ये घोषणा नहीं, ये होगा कोऑर्डिनेशन कमेटी के तहत। सीएम फेस को लेकर महागठबंधन के अंदर की चिक अपनी जगह है। वैसे पप्पू यादव ने सीएम पद के लिए दलित चेहरे का मुद्दा उठाकर एक तीर से कई निशाना लगा दिया है। बीजेपी को सलाह दूंगा कि नीतीश बाबू 15 साल हो गए, उनके टैलेंट को दुनिया ने देख लिया, अच्छा या खराब, उम्र भी अब राजनीति की कम हो गई, तो क्यों नहीं आप तीसरे घटक चिराग पासवान को मुख्यमंत्री घोषणा करते हैं। पप्पू यादव ने एनडीए की तरफ से चिराग पासवान के नाम को आगे करने की मांग की, जिसको जेडीयू नेताओं ने शिगुफा करार दिया है। तो हम समझते हैं कि हमारे यहाँ प्रदेश में तो मुख्यमंत्री की जगह खाली ही नहीं है। माननीय नीतीश जी एक सक्सेसफुल चीफ मिनिस्टर हैं और वो एनडीए के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, तो निश्चित रूप से जनता जो है उनको पसंद करेगी, क्योंकि आने वाले चुनाव में उनको लगता है कि इनके हाथों में भविष्य सुरक्षित है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि कोई दलित चेहरा ही आगे होगा तो दलितों की बात कही जाएगी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण नहीं है। मैं समझता हूँ कि काम करने वाले को प्रभुत्व मिलना चाहिए। समुदाय के ऊपर में शगुफा तो बार बार वोट के तहत यह किया जाता है, जब वोट किस तरह से किससे डाइवर्ट करें, तो इसमें हम पचड़ा में फंसना नहीं चाहते हैं। पप्पू यादव ने लोकसभा चुनाव के समय भी जीतन राम मांझी के नाम पर ऐसी गोलबंदी की कोशिश की थी, लेकिन तब जीतन राम मांझी खुद ही अलग हो गए थे। चुनावी साल में दलित चेहरे की बात कर पप्पू यादव ने एक बार फिर सियासी बहस छेड़ दी है। इस बार बात कहां तक जाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। न्यूज 18 के लिए पटना से दिवाकर के साथ अमित कुमार और आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। तो पप्पू यादव की सियासत को समझने की अब कोशिश कीजिए। विधानसभा चुनाव में वो ठौर तलाश रहे हैं। आरजेडी से मतभेद वाले दलों के साथ आने की कोशिश है उनकी। दलित राग के बहाने चुनावी मुद्दे की तलाश में भी पप्पू यादव हैं। मांझी समेत कई नेता पहले से ही इसकी मांग कर रहे हैं और इसी बहाने पप्पू यादव बना रहे हैं दूसरे दलों पर दबाव। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज एक बार फिर दोहराया है कि आने वाले दिनों में जेडीयू के अंदर भगदड़ मचेगी। दरअसल आज आरजेडी के मिलन समारोह में जेडीयू नेता और पूर्व मंत्री जावेद इकबाल अंसारी, जेडीयू नेता रहे शगुन सिंह और पूर्व डीजी अशोक गुप्ता आरजेडी में शामिल हुए। पार्टी कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह में तेजस्वी यादव एक बार फिर सीएम नीतीश कुमार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में आरजेडी सभी जाति और धर्म के उम्मीदवारों को टिकट देगा। सब नौजवान है, कई स्कूल में अधिकारी के लोग ढूंढ रहे हैं, वो भी पार्टी ज्वाइन किए। सब समाज के लोगों को, चाहे कोई जात के हो, कोई धर्म के हो, जो बिहार की तरक्की चाहता है, जो काम करना चाहता है, उन सब लोगों को लेकर के चलने का काम कर रहे हैं। और जब भी चुनाव होगा, तो जब भी टिकट की बात आएगी, तो राष्ट्रीय जनता दल सभी जात और धर्म के लोगों को ख्याल रखने का काम करेगी। अभी तो लालू जी का दामन छोड़ के मैं लालू जी के साथ था, लालू जी के साथ हूँ। बीच में कहीं दिमाग मेरा खराब हो गया था, मैं गलती किया था जो नीतीश जी के साथ। देखिए, जावेद साहब को आज़ादी है, वो जिस पार्टी में चाहे जाएं,
लेकिन उन्होंने एक सियासी पार्टी छोड़ करके एक कॉरपोरेट घराने में उन्होंने एंट्री मार रहे हैं। उनको सचेत रहना चाहिए कि यहाँ नीतीश कुमार जी ने उनको फ्री में मुफ्त में एमएलसी नॉमिनेट किया था, वहाँ उनको फीस भी देनी पड़ सकती है। इधर बिहार में बीजेपी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। 17 जून से बीजेपी वर्चुअल तरीके से विधानसभा सम्मेलन का आगाज करने जा रही है। बीजेपी के नेता एक दिन में 10 विधानसभा क्षेत्र में सम्मेलन करेंगे। इस सम्मेलन को पार्टी का एक बड़ा नेता संबोधित करेगा और पथ निर्माण मंत्री और बीजेपी नेता कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इसके लिए नंदकिशोर यादव ने अपने घर में ही वर्चुअल मंच का निर्माण करवा दिया है। बड़ी संख्या में लोगों का इकट्ठा होना संभव नहीं है और इसके कारण से संवाद नहीं हो पा रहा है डायरेक्ट। तो हम लोगों ने लगातार लोगों से संवाद बनाए रखने का निर्णय लिया है और उसके लिए इस प्रकार के वर्चुअल रैली का आयोजन कर रहे हैं। हर विधानसभा के अंदर जो सोशल मीडिया का विभिन्न माध्यम है उसके माध्यम से जनता के साथ जुड़ेंगे और हम लोग अपनी यहाँ से अपनी बात कहेंगे। अब चलिए इस खबर को भी समझने की कोशिश कीजिए। घर से चुनावी तैयारी करने के कारणों को समझिए। तकनीक के मामले में बीजेपी सबसे मजबूत पार्टी है और कोरोना काल में तकनीक के सहारे चुनावी तैयारियां हो रही हैं। वर्चुअल सम्मेलन के जरिए एकजुटता की कोशिश होगी। भीड़ जुटाने का दलों पर कोई दबाव नहीं है और कारण भी यही है कि वर्चुअल के रास्ते यह सम्मेलन होने जा रहा है। अनलॉक 1 में जब से राजनीतिक गतिविधियां बढ़ी हैं, तमाम पार्टियां अपनी रणनीति बनाने में जुट गई हैं और इसी कड़ी में बीजेपी ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए पार्टी के सिंबल को ही हथियार बनाया है। पार्टी के नेता और कार्यकर्ता कमल छाप वाले मास्क का प्रयोग कर रहे हैं। कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान बिहार में राजनीतिक पार्टियों के दफ्तर बंद रहे। अनलॉक 1 होते ही तमाम पार्टियों के दफ्तर भी खुले और चहल पहल भी बढ़ गई। इस चुनावी साल में समय की कमी को देखते हुए पार्टी ने अपने तर्ज पर कार्यकर्ताओं का वार्म अप करना शुरू कर दिया, जिसके तहत बीजेपी ने एक नायाब तरीका इजाद किया, जिसमें पार्टी के नेता से लेकर कार्यकर्ता चेहरे पर लगने वाले मास्क पर कमल के निशान दिखने लगे हैं। एक एक कार्यकर्ता पीड़ित मानवता के साथ खड़े होकर के और उनकी पीड़ा दूर करने का काम किए हैं। और ये कोरोना वॉलेंटियर जो हैं, ये अपने चेहरे पर अगर मास्क लगा रहे हैं तो उसमें अगर कमल का फूल है तो ये उनकी एक पहचान है और उस पहचान के साथ जनता के बीच जा रहे हैं। निश्चित तौर पर हमें गर्व है कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता और बड़े से बड़े प्रधानमंत्री तक सिंबल हमारा धर्म है। हम इसको लगाकर चलते हैं। भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं की माने तो कमल छाप मास्क पहनकर लोगों के बीच जाने से न केवल आम लोगों के बीच वह सकारात्मक संदेश दे पा रही हैं, बल्कि राजनीतिक लिहाज से बेहतर माहौल बनाने में भी सफल हो पा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी का ये हम लोग दूसरों को सिखाएं कि भाई हम लोग भी मास्क पहन रहे हैं, हम लोग भी सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारी जनता भी उसी प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग और कम जगह में लोग जाएं, अपने आप को बचाएं, क्योंकि जिंदगी है तो बाकी सारी चीजें। कमल हमारे भारतीय जनता पार्टी की तो पहचान है ही और कमल हमारे भारतीय संस्कृति की भी पहचान है। हमारे यहाँ लक्ष्मी की जो पूजा होती है तो बगैर कमल के फूल के बगैर तो होता ही नहीं है। और ये कहा भी जाता है कमल जो है वो कीचड़ से ऊपर होकर उगता है। तो ये सिर्फ कमल नहीं है, इसका मैसेज बहुत बड़ा है। बीजेपी वर्चुअल रैली से लेकर वर्चुअल मीटिंग और अब कमल छाप मास्क से चुनावी संग्राम में उतरना चाहती है। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अब ऐसे ही नजारे राजनीतिक पार्टियों के दफ्तर में देखने को मिलेंगे। भले ही कोविड-19 का प्रभाव हो, लेकिन इन सभी साधनों के माध्यम से भी राजनीतिक पार्टियां चुनाव को दिलचस्प बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। पीएम मोदी कोरोना संकट के हालात पर लगातार बैठक कर रहे हैं और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ पीएम की कल बैठक होगी। पीएम के साथ कल होने वाली बैठक पर बिहार सरकार के मंत्री क्या सोचते हैं, सुनते हैं। टेक्निकल और हेल्थ विभाग की जो आंकड़े हैं या उनका जो दिशा निर्देश होगा उसी के आधार पर ये लोग तय करेंगे और उस तय के आधार पर जो भी भारत की सरकार जो निर्देश देगी उसका पालन राज्य सरकार और हम लोग करने का काम करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी पूरे स्टेट का अब क्या परिस्थिति है, स्थिति है, माननीय मुख्यमंत्रियों से चर्चा करेंगे, बात करेंगे और उसके बाद
कोई रणनीति तय करेंगे, उस पर हर कोई अपनी अपनी बात को कहेगा। तो अब तो इंसानों को इसी कोरोना वायरस के साथ जीना है, सिर्फ सतर्कता ही सबसे बड़ी चीज़ रह गई है। तो हर इंसान को जिस तरह से सरकार नियम कानून आदेश देती है उसको अभी सभी जनताओं को फॉलो करना चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। सीएम ने गोपालगंज और पूर्वी चंपारण की सीमा पर गंडक नदी पर बने 70 घाट पुल का उद्घाटन किया। सीएम ने सासाराम बाईपास का भी शिलान्यास किया। रोहतास में बेदा से मोकर तक बाईपास का निर्माण होगा। वहीं सीएम ने लखीसराय बाईपास का भी उद्घाटन किया। इस मौके पर सीएम ने इशारों में बाहर न निकलने के तेजस्वी यादव के उस आरोप का जवाब भी दे दिया, जिस पर तेजस्वी यादव ढोल पीटने की बात भी कह रहे हैं। हम तो पूरे गाइडलाइन का पालन करते रहे, तो गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं, लेकिन अब ऐसी स्थिति में किस तरह से हो सकता है, अपने विशेषज्ञों से बात करके अब आगे कोई कार्यक्रम करना हो तो वहां हम लोग चलेंगे, तो हम लोग को ज्यादा अच्छा लगेगा। बिहार के प्रधान सचिव से मुख्यमंत्री का ये आग्रह जवाब है तेजस्वी यादव को। तेजस्वी ने सवाल उठाया था कि नीतीश कुमार 90 दिनों से सीएम आवास से बाहर नहीं निकले, उनको जनता की चिंता नहीं। सीएम ने इशारों में जवाब दे दिया। वो नियम कानून का पालन करते हैं, उन्हें अच्छा नहीं लगता इतनी दूर से उद्घाटन और शिलान्यास करना। अगर जाते तो और ज्यादा खुशी मिलती। खैर, बिना नाम लिए तेजस्वी को जवाब देने के अलावे सीएम नीतीश कुमार ने बिहार की जनता को 532 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीएम ने पुल और पथ की 2 परियोजनाओं का लोकार्पण किया। सीएम नीतीश कुमार ने मोतिहारी में गंडक नदी पर 263.48 करोड़ रुपए की लागत से बने 70 घाट पुल का उद्घाटन किया। इसके अलावा सीएम ने 146.31 करोड़ की लागत से बने लखीसराय बाईपास का उद्घाटन भी किया। सीएम ने 122 करोड़ की लागत से प्रस्तावित रोहतास से सासाराम उत्तरी बाईपास योजना का शिलान्यास भी किया। गंडक नदी पर बने 1440 मीटर लंबे 70 घाट पुल से सारण और तिरहुत प्रमंडल के 6 जिलों के करीब 40 लाख लोगों को फायदा पहुंचेगा। ये सब हो जाएगा तो 5 घंटा तो हम लोग कहते रहेंगे, लेकिन और जल्दी पहुंच जाएगा। यानी किशनगंज के इंटीरियर से चल करके जो सबसे दूर है, या दूसरा तरफ वाल्मीकि नगर के साइड से चल के आने में। तेजस्वी विपक्ष के नेता हैं और उनका काम है आलोचना करना, लेकिन सच्चाई ये है कि सीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही सही लगातार विकास कार्यों की समीक्षा करते रहते हैं। रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और लखीसराय में कार्यक्रम का आयोजन किया। मंत्री नीरज कुमार वहां मौजूद रहे, जहां नीरज कुमार ने तेजस्वी के ढोल पीटो अभियान पर निशाना साधा और कहा कि तेजस्वी यादव अपनी संपत्ति की घोषणा करें, नहीं तो जेडीयू उनकी संपत्ति को खोज निकालेगी। जो संपत्ति सृजन में लगा हो, भ्रष्टाचार में हो, वंशवाद में हो, परिवारवाद में हो, जिसके चेहरे पर भ्रष्टाचार की कालिक है, अरे संपत्ति का लिस्ट न जारी करे, और नहीं जारी करेगा तो हम तो खोजने के लिए बैठे हुए हैं। कल भी आपने ढोल पीटेंगे, हम उनका संपत्ति खोजेंगे, उनका ढोल फूट जाएगा। इधर सीएम नीतीश कुमार गया के जेडीयू कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कार्यक्रम में कई योजनाओं पर चर्चा की और उसे जन जन तक पहुंचाने का निर्देश दिया। वहीं सीएम के निर्देश के बाद विधायक और पार्टी कार्यकर्ता विभिन्न योजनाओं के प्रचार प्रसार में अभी से ही जुट गए हैं। गया जिले में उन्होंने जो किया है, मैं समझता हूं कि इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षर से उनका नाम लिखा जाएगा, क्योंकि कभी आदमी कोई व्यक्ति सोचा नहीं था कि गंगा का पानी हम गया में पी सकते हैं। कोरोना संक्रमण के बीच सोशल डिस्टेंसिंग के कारण पोषाहार से वंचित बिहार के लाखों आंगनबाड़ी लाभार्थियों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग ने इन लाभार्थियों के लिए आंगन लाभार्थी पोर्टल की शुरुआत की है। इस पोर्टल के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से पोषाहार के बदले नकद राशि का भुगतान किया जाएगा। समाज कल्याण विभाग के मंत्री रामसेवक सिंह ने कहा कि प्रथम चरण में 8,32,761 लाभार्थियों के बीच 16 करोड़ से अधिक की राशि का भुगतान किया गया। भाग में जो मान लीजिए कि 0 से 3 वर्ष और 3 वर्ष से 6 वर्ष और हमारी जो गर्भवती महिला है, धात्री महिलाएं हैं, जिनकी सबों की संख्या 96 लाख के
लगभग है, सभी के खाते में मतलब पैसा ट्रांसफर करने का निर्णय विभाग के माध्यम से लिया गया है। उसी के कड़ी में आज के डेट में लगभग 8,32,761 लाभार्थियों के बीच में 16,01,78,000 रुपया आज ट्रांसफर किया गया। और खबर है नालंदा से, जहां बेटी के जन्म देने पर एक विवाहिता को ससुराल वालों ने हैवानियत की सारे हदी पार कर प्रताड़ित कर उसे घर से बेघर कर दिया, जिसके कारण मजबूर होकर विवाहिता गुड़िया देवी और उनकी नन्ही सी बेटी सड़कों पर भीख मांगकर अपना जीवन यापन कर रही है और अपने पति की दुकान के आगे ही रहकर नन्ही बेटी को पढ़ा लिखाकर एक होनहार बनाने में जुटी हुई है। पीड़ित महिला सरकार से न्याय की गुहार लगा रही है। हालांकि इस मामले में कोई भी पुलिस अधिकारी और परिजन कुछ भी बोलने से परहेज कर रहा है। से बेटी हुई है, जब से हम पे अत्याचार हो रहा है कि बेटा होता तो हम रखते, बेटी हुई है इसलिए नहीं रखते हैं। और मेरा पति कहता है, मेरा सास ससुर कहता है कि और 3 लाख रुपया 2.5 लाख रुपया लावेगी तो हम रखेंगे। मेरे मम्मी पापा गरीब हैं, मेरे मम्मी पापा के 6 गो बहन है, कहाँ से करेंगे। मेरी सब बहन बस रही है, हम ही एगो नहीं बसे हैं। बेटी हुई है इसलिए नहीं रखते हैं मेरा हस्बैंड। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत की सीबीआई जांच की मांग उठने लगी है। सुशांत के चचेरे भाई नीरज कुमार बबलू ने आत्महत्या के पीछे बड़ी साजिश की आशंका जाहिर की है। सवाल है कि कौन कर रहा था सुशांत के खिलाफ षड्यंत्र। तो एक प्रेशर बिल्डअप हुआ है, अगर इस तरह का कोई कदम उठाता है तो निश्चित रूप से एक बड़ा प्रेशर बिल्डअप किया गया है और एक बड़ा षड्यंत्र हम लोग इसको मानते हैं कि बड़ा षड्यंत्र इसके पीछे हुआ है, तब जाकर किस तरह का उसने स्टेप उठाया है। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के चचेरे भाई और छातापुर से बीजेपी विधायक नीरज कुमार बबलू ने सुशांत की आत्महत्या के पीछे बड़े षड्यंत्र की आशंका जाहिर की है। नीरज बबलू ने कहा कि बॉलीवुड के कुछ लोगों ने सुशांत पर इतना दबाव बनाया कि वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पाए और खुदकुशी जैसा खतरनाक कदम उठा लिया। अब सवाल है कि बॉलीवुड में कौन था सुशांत सिंह राजपूत का दुश्मन, कौन कर रहा था सुशांत के खिलाफ षड्यंत्र, किसके दबाव में हार गया पर्दे का माही। इन सवालों के जवाब जानने के लिए महाराष्ट्र पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, जिसकी रिपोर्ट का हर किसी को इंतजार है। लेकिन उसके पहले बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया है कि मुंबई में एक बड़ा सिंडिकेट चल रहा है। यहाँ बाहर से आए हुए कलाकारों को इतना प्रताड़ित किया जाता है कि वो आत्महत्या करने को मजबूर हो जाते हैं। निशिकांत दुबे ने महाराष्ट्र पुलिस से अपील की है कि जिन प्रोड्यूसर्स ने सुशांत सिंह राजपूत को बायकॉट किया था, उन सबों के ऊपर एफआईआर करके आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का केस चलना चाहिए। यही नहीं, अब तो सुशांत सिंह की आत्महत्या की सीबीआई जांच की भी मांग उठने लगी है। कुछ बड़े बड़े नाम भी सामने आ रहे, पूरे देश भर में चर्चा हो रही है। हो सकता है इस प्रकरण का किसी अन्य शहर से भी संबंध हो। तो ऐसी अवस्था में महाराष्ट्र सरकार को यह प्रकरण सीबीआई को सौंपने में कौन सी आपत्ति है? वहाँ इतनी गंदगी है, जितना अच्छा पटकथा दिखती है, जितना अच्छा सिनेमा दिखता है, उसके पीछे की जो विभत्स जिंदगी है वो बहुत खराब है। सुशांत सिंह की आत्महत्या से नाराज प्रशंसकों ने पटना में विरोध प्रदर्शन भी किया। दरअसल सुशांत सिंह की मौत के बाद एक्ट्रेस कंगना रनौत ने एक वीडियो मैसेज के जरिए आरोप लगाया था कि फिल्म इंडस्ट्री में कुछ परिवारों का दबदबा है। में वो जाहिर कर रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं ये इंडस्ट्री अपनाती है, आई फील लाइक अ लेफ्ट ओवर। तो क्या इसमें इस हादसे की कोई बुनियाद नहीं है? ये लोग बाहर से आए हुए कलाकारों को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते, इसलिए वो इन्हें इतना प्रताड़ित करते हैं कि वो अंदर से टूट जाए। सवाल है कि क्या अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी ने मायानगरी की इस इंडस्ट्री की सड़ांध को बाहर लाकर रख दिया है। न्यूज 18 के लिए मुंबई से विवेक गुप्ता और दिल्ली से अमितेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। LIC मुजफ्फरपुर मंडल में सालों से काम कर रहे दैनिक वेतन भोगी कर्मियों को प्रबंधन ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है और उसके बाद आउटसोर्सिंग से बहाल कर्मचारियों से काम कराया जा रहा है। उसके बदले उन्हें ज्यादा पैसे दिए जा रहे हैं। काम से निकाले गए कर्मचारियों ने जुलाई महीने में आंदोलन का ऐलान किया है कि अगर इन लोगों को 30 जून तक पीछे 30 जून तक जो है सो मैंने केयर नहीं रखेंगे तो ये लोग धरना घेराव जो करेंगे और इनके चैम्बर को घेराव करेंगे जब तक कि इन लोगों को वेतन के साथ जितना जो बैठा है
वो वेतन था, जो नियम था, जो कानून भी करती है, ये नहीं देंगे तब तक हम लोग उनको घेराव करके चैम्बर में ही रहना। और आगे देखिए जोहार झारखंड।